कि जो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और गजेंद्र जी, मैं आपकी क्वेरी का जवाब दे देती हूँ। मैंने आपका मैसेज देखा था, उसमें आपकी डिफेक्टिव रिटर्न इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी जो एआईएस से या फिर उसमें 26 एएस से एआईएस में जो आपकी इनकम आ रही होगी ना, वो डिफरेंट हेड से आ रही है। तो डिपार्टमेंट पता है, आपने आईटीआर 4 भरा है, अब आईटीआर 3 भर दीजिए। तो उसके बाद सही हो जाएगा मैडम। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 139 सबसेक्शन, जैसे मैं जहां पे 139 सबसेक्शन 1 सेलेक्ट कर रहे थे ना अपन लोग, हाँ। वहां पे आप 139 सबसेक्शन 9 सिलेक्ट करेंगे। कौन से करेंगे? 139 सबसेक्शन 9। फिर उसके बाद में आप आगे आगे बढ़ते जाइए, जो आपकी इनकम है वही वही भर दीजिए। एक्चुअल में भरना अपनी बैंक स्टेटमेंट से मैच करते हुए। एआईएस के सारे फिगर्स मैच होने चाहिए, ठीक है? बिल्कुल मैम। हाँ जी, ठीक वो है। सारे मैच कर जाएंगे। फिर उसके बाद में जब आप सबमिट करने पे जाएंगे, तो पहले तो आप टैक्स कैलकुलेशन करने पे आ जाते हैं कि आपकी फाइनल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम क्या होती है, ठीक है? जबकि फाइनल कंप्यूटेशन पे जब आप आओगे और आपकी कुछ रिमेनिंग बच जाता है कि एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करनी है टैक्स की, तो आप वो टैक्स पेमेंट कर दो। लेकिन वहां पे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट वो अपलोड करना, मतलब फाइल करने नहीं देगा। तो आपको क्या करना होगा, वो जेसन डाउनलोड नीचे लिखा होता है ना, जेसन फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन। हाँ। हाँ, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो फिर क्या होगा, जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा आगे प्रोसेस कर जाएंगे। मतलब एक स्टेप आगे डाउनलोड कर लेना, अपने पास सेव कर लेना। आपने पूरी भर ली, क्योंकि आप उसको हर स्टेप पे कितने भी शेड्यूल भरने के बाद डाउनलोड कर सकते हो, ये तो पता है आपको। यस, हाँ कर लूंगा मैडम। हाँ, तो आप पूरी भरने के बाद में जब आपको वो प्रोसेस नहीं करने देगा आगे, तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, तो वहां पे ऊपर एक राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा डिफेक्टिव वालों के लिए। वहां ठीक पे है। आपको उसको जेसन को जाके अपलोड कर देना है, बस खत्म हो गई आपकी फाइलिंग। ठीक ठीक है। है? ठीक है। ठीक है मैम। ओके। और थैंक यू। मैम मेरा वो टीडीएस वाला एक तो बता दीजिए ना। हाँ जी, टीडीएस वाला मैडम, बार बार सारे जितना भी फाइल कर रहे हैं सब में वो टीडीएस रिफंड वाला कैसे होगा? टीडीएस रिफंड अभी रुक जाओ, बात करते हैं इस बारे में। हम अभी फोकस करेंगे आईटीआर 4 मुझे करवाना है। बच्चे, टीडीएस रिफंड में कुछ नहीं लगता है, वो मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगी। अभी हम लोग फोकस करेंगे, हमने जो पढ़ा हुआ है उस पे, क्योंकि इसके लिए मैं आपको बेटा अलग से सेपरेट क्लास दूंगी, ठीक है ना? आप दस लेकिन मिनट अभी हम जिसका कम्युनिकेशन भी इसी पे फाइल फोकस कर रहे हैं ना करेंगे। मैम, अभी मैं जिसका भी फाइल कर रहा हूँ उसका बैक वाला में सब में यही मैसेज आ रहा है। क्या आ रहा है रिटर्न में कि उसका रिफंड आ ठीक रहा है। है? रिफंड हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज दे रहा है कि रिफंड नॉट क्लेम। रिफंड नॉट क्लेम, ठीक है, अभी बताते हैं आपको। उस पे ऑप्शन में जाके बताना पड़ेगा मुझे, पोर्टल खोल के बताती हूँ आपको। और हम जी आईटीआर 4 के बारे में बात कर रहे थे। चलिए हम पोर्टल पे चलते हैं और आईटीआर 4 खोल लेते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने पास आईटीआर 4 पे। प्रोसेस सेम है। हमने ईयर सेलेक्ट कर लेना है, मोड ऑफ फाइलिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आईटीआर 4 सेलेक्ट कर लेंगे। हम आईटीआर 4 बच्चे कब फाइल करते हैं? आईटीआर 4 जब फाइल करते हैं जब हमारे पास क्या है, 44 AD AE, हमें स्पेसिफाइड प्रिजम्पटिव इनकम के हिसाब से टैक्स भरना है। प्रिजम्पटिव इनकम क्या होती है मैम? 6%, 8%, मैंने आपको बताया था। 50% इन केस ऑफ प्रोफेशन, 6%, 8% इन केस ऑफ छोटा मोटा बिजनेस आपका है। और जिसका टर्नओवर जो है वो कहाँ तक है, वो 2 करोड़ पहले होता था, अब 3 करोड़ की लिमिट हो गई है, ठीक है? वहां पर आपको, अगर आपकी कैश से रिसीट्स हैं, तो वो आप वहां पर आपको 8% के हिसाब से मिनिमम, आपको 8% के हिसाब से प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपका बैंक से ट्रांजेक्शन है तो आपको 6% मिनिमम आपको प्रॉफिट क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है? और आप बिजनेस प्रोफेशन से जाते हैं तो आपका 50% जाएगा, 50% आपकी इनकम होगी। और अगर आप एई में जा रहे हैं, एडीए मैंने प्रोफेशन का बताया। फिर उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया कौन सा, एई, ठीक है? एई कौन सा है? वो ट्रांसपोर्टर्स के लिए, छोटे वाले ट्रांसपोर्टर्स जिनके पास 10 से कम व्हीकल है। 10 से कम व्हीकल है मैम, तो उनको कैसे हिसाब से उनको भी परसेंटेज बेसिस पे लेते हैं बच्चे। आप उसको परसेंटेज बेसिस पे नहीं लेते हो, उसको लेते हैं हम वेट के बेसिस पर। वेट पे बेसिस पर मतलब 1000 रुपीज पर मीट्रिक टन। चलो जब हम उस पर आएंगे तो मैं उसको आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगी, ठीक है? बाकी जब हम आईटीआर फाइल करते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो स्क्रीन पर कि आपके जब भी आप आईटीआर फाइल कर रहे होते हो, आपकी डिफेक्टिव रिटर्न क्यों आती है। मेरे पास 1-2 स्टूडेंट के जिन्होंने बोला कि मैम ये क्वेश्चन का जवाब दे देंगे डिफेक्टिव रिटर्न
कब आती है? तो डिफेक्टिव रिटर्न के हमारे पास एक लास्ट क्लास में हमारे पास गजेंद्र जी डाउट में थे कि उनकी डिफेक्टिव रिटर्न है। बच्चे, जब भी डिफेक्टिव रिटर्न आती है, कोई भी आपका स्टेटस कुछ भी आता है, तो ऊपर हमारे पास एक कर्सर, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप डिटेल में जा सकते हो। जब आप डिटेल में जाते हो, व्यू डिटेल्स करते हो, तो आपके पास नीचे ऑप्शन दे रखे होते हैं, नीचे आपके पास क्लैरिटी दे रखी होती है, एक नोटिस दे रखा होता है कि वो डिफेक्टिव आपकी रिटर्न क्यों है। दो तीन वजहों से ये रिटर्न डिफेक्टिव होती है। पहला, आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो आईटीआर आपने फिल किया है, वो आपने गलत फिल किया है। आपने कुछ ऐसे हेड से इनकम आपने नहीं दिखाई है जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास जिसकी नॉलेज थी। देखिए आप स्क्रीन पर यहाँ पर हमारे पास जो आईडी खुली हुई है उसमें देखिए फॉर इंडिविजुअल, यहाँ पर वो देख रहा है और वो आपको बता रहा है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो आपके पास उनको पता है कि आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, आपकी कैपिटल गेन से इनकम है, आपके ऊपर एप्लीकेबल आईटीआर जो होगा वो आईटीआर 3 होगा। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई बच्चे की आपके ऊपर आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा? क्योंकि जो हमारे पास एआईएस होता है, एआईएस में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। देखिए हमारे पास ये एआईएस खुली हुई है। एआईएस पार्ट जो ए होता है उसमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होती है, आपका नेम, एड्रेस, पेन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये इन्फॉर्मेशन दी होती है। बाकी पार्ट बी में पूरी वैल्यू दे रखी होती है। आपने जो जो बेटा अपने बैंक से ट्रांजेक्शन कर रखे होते हैं, जो आपकी इनकम होती है, एआईएस का मतलब एनुअल इनकम स्टेटमेंट। तो एनुअल इनकम स्टेटमेंट में क्या करना होता है आपको, उसमें आपकी डिटेल दी होती है कि आपको बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिला है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो सारा का सारा उसमें आ जाता है, क्योंकि आपकी डिपॉजिट से जो इनकम है, डिपॉजिट कौन से वाले, जो आपने एफडी वगैरह करवा रखे हैं उनको डिपॉजिट्स कहते हैं। उनसे जो भी आपकी इनकम जनरेट हुई है, आपकी जो भी सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इनकम जनरेट हुई है, आपकी डिविडेंड से जो भी इनकम जनरेट हुई है, आपने जो भी परचेज सेल्स किया है स्टॉक मार्केट में, उसकी पूरी डिटेल ऑलरेडी एआईएस में अवेलेबल है। तो आप जब डेटा सबमिट कर रहे होते हो, तो आप सिर्फ वेरीफाई करवा रहे हो, कंफर्म करवा रहे होते हो, ऑलरेडी डेटा उनके पास है और वो ऑटो कनेक्टेड है। तो एआईएस में आप देख रहे हो यहाँ पर जो दूसरी कंपनीज होती हैं, वो एक एसएफटी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक रिटर्न फाइल करती हैं। उसमें जिन्होंने उन्होंने जहां पर जो भी अपने बेसिक ट्रांजैक्शन कर रखे होते हैं, या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा होता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी, जैसे जब आप रजिस्ट्रार का ऑफिस में जाते हो और आप रजिस्ट्री वगैरह करवा देते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका पैन नंबर तो वो मांगते ही हैं, आपके बैंक अकाउंट में तो वो ट्रांजैक्शन शो होते ही होते हैं कि आपने कुछ परचेज किया है, कुछ प्रॉपर्टी सेल किया है। लेकिन जो हमारा रजिस्ट्रार है वो भी एक रिटर्न फाइल करता है एसएफटी की, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। उसमें वो सारी डिटेल देता है कि इस पैन नंबर से ये हमारा सर्कल रेट के हिसाब से, ये रजिस्ट्री के हिसाब से इतने इतने ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो वो जब रिटर्न देता है, तो वहां से क्या होता है, ऑटो कनेक्टेड आपके पास ये डेटा आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में, या फिर कह लीजिए आपके पैन नंबर में। ये सारा डेटा जो है वो ऑटो कनेक्टेड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी छुपाते नहीं है। और हमको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स ने गलती कर रखी है, जिनके पास डिफेक्टिव रिटर्न्स आई हैं बच्चे, उनका रीजन यही होता है कि आपके पास एआईएस में जो डेटा है उससे आप ज्यादा दिखा दो, अच्छी बात है, डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं दिखाने का, है ना। क्योंकि डिपार्टमेंट का मोटो है आपसे टैक्स लेना। ज्यादा दे रहे हो तो उसको खुशी है, कम दे रहे हो तो वो आपको पकड़ लेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर ये है डिविडेंड की इनकम। डिविडेंड की देखिए एसएफटी ट्रांजैक्शन में उन्होंने इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम है। डाबर से, रुचि सोया से, टाइटन कंपनी लिमिटेड से ये अमाउंट आपको, जैसे ये आपका डिविडेंड इनकम है, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड हेड में चला जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर आगे सेविंग अकाउंट है। हर क्वार्टर में बेटा आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है, वहां पर आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो हर क्वार्टर का इंटरेस्ट की एंट्री भी आपके एआईएस में स्टोर हो जाती है। देखिए आप एआईएस में देख रहे हैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये दे रखा है, ये भैया ये देखिए अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर आया हुआ है, क्या अमाउंट है 5628। ये क्या आया हुआ है, ये इंटरेस्ट आया हुआ है। देखिए इंटरेस्ट इनकम है, सेविंग बैंक अकाउंट से है। आगे देखिए वहां पे फिर से हमारे पास इंटरेस्ट इनकम है, हमारे पास आईडीबीआई बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक से इंटरेस्ट इनकम है। ये टोटल उन्होंने आपकी इंटरेस्ट इनकम दे दी है, टोटल लगा के दे दिया है। आप यहाँ पे कलेक्टिवली लिखेंगे, जब आप ये लिखते हो ना कि हमने वेरीफाई करवा दिए हैं अपने बैंक अकाउंट्स, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने 2 अकाउंट को डिक्लेयर करते हैं, 3 अकाउंट को डिक्लेयर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ही बताएंगे। लेकिन बेटा आपके अब पहले ऐसा था ना कि हमारे पास डेट डिक्लेयर हुई थी, डिपार्टमेंट ने डेट डिक्लेयर की थी कि आप अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से, अपने पैन कार्ड से लिंक कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आप लिंक कर देंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो आपके ऑटो फैच क्या कर रहे थे, वो अकाउंट को सीज कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे। तो आप जैसे ही क्या करते हैं, अपना पैन नंबर डालते हैं, देखिए आपके पास एआईएस में सारी इंफॉर्मेशन आएगी कि उनके पास में जो आपने सेविंग बैंक अकाउंट में आपने पैसा स्टोर करके रखा है, जमा करके रखा है,
उस पर इंटरेस्ट जो क्रेडिट हो आपके एआईएस में आ गया है। आगे देखिए यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड, यहाँ पर ये भी पूरी डिटेल दे रखी है। बच्चे जब हमने कैपिटल गेन किया था तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारे इक्विटी के सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हमारे एफएनओ के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हमारे म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा उनके पास ऑलरेडी है। तो ये ऑलरेडी देखिए डेटा, ये हमारा जो असेसिंग है उसने क्या कर रखा है, जो भी कर रखा है यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल दी गई है। परचेज प्राइस, सेल प्राइस, परचेज सेल प्राइस पर यूनिट, सेल कंसिडरेशन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी दे रखी हुई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और हमारे पास उन्होंने क्या कर रखा है, आपको बता रखा है कि कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करके बताना है। और वहां पर हमने एक रिपोर्ट भी रखी थी, किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मैम इसका क्या करना है, तो मैंने उसको बता दिया था कि आपको इसको एग्जिट कर दीजिए, वहां पर आपको क्या करना है, अगर ज्यादा डेटा है तो वहां पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, जो भी आपका ब्रोकिंग कंपनी या फिर कह लीजिए जो भी आपकी मीडिएशन कंपनी है जहां से आप अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो, वहां पर डिटेल दी हुई होती है। आपको वहां से डेटा डाउनलोड करके इनकम टैक्स साइट पे अपलोड करना होता है। अगर आपका बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, वहां पे मैं बता दूंगी, 2 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर देखिए टैक्सेस पेमेंट हो गई है, छोड़ो, अब ये हमारी टैक्सेस पेमेंट की भी डिटेल नीचे दी गई है। तो एआईएस में एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका सारा डेटा ऑलरेडी आ जाता है। मैं यहाँ पे इसको बंद कर दे रही हूँ और हम चलते हैं वापस अपने पास पोर्टल पे। कोई तो मेरे से लास्ट क्लास में आईटीआर 2 पे भी डाउट पूछ रहा था, बच्चे अभी पूछ लेना आप मेरे से। मैंने बोला भी था कि मैं आपको कल बता दूंगी क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी लेट हो रही थी। आईटीआर 4 पे हम प्रोसीड करते हैं, हम एजुकेशनल पर्पज से इसको बता रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आईटीआर 4 बेटा बहुत ही कंसाइज फॉर्म है, बहुत ज्यादा कंसाइज मतलब बहुत ही छोटा सा, उसमें सिर्फ 3 चीजें भरती है, बाकी उन्होंने ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन मेनली असेसी जो होता है वो उनको इसी वजह से भरता है कि भैया हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है, हम सरदर्द नहीं ले सकते, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस पे नहीं कर सकते, हमारा टर्नओवर जो है वो विदिन लिमिट्स है, और हमारे कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो हम मैच करके बता देंगे, और हम अपने पास 8% 6% से ज्यादा ही डिक्लेयर करते हैं। लोग जो जिस इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं बेटा, जैसे अगर आप क्या हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो तो आप 18% क्लेम करते हैं लोग, जनरली मैं बता रही हूँ कि क्लेम करते हैं। वैसे अगर आप 8% भी बताओगे तो डिपार्टमेंट आपको कभी नोटिस नहीं भेजेगा, लेकिन फिर भी लोग डिक्लेयर करते हैं, मैंने देखा है। वो लोग 18%, कोई 28% डिक्लेयर करता है अगर वो ऐसी इंडस्ट्री में फॉल करते हैं जहाँ पर ज्यादा इनकम होती है, तो वो शो करते हैं। यहाँ पर मैं चल रही हूँ आईटीआर 4 स्टार्ट कर रही हूँ। ये नॉर्मल हम 25 हमारे इस बारे में बात कर चुके हैं कि भाई हम आईटीआर अपनी क्यों फाइल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एग्जाम्पशन लिमिट से हमारी इनकम जो है वो ज्यादा है। हेलो हाँ जी मैम, मुझे आईटीआर 2 से क्वेश्चन पूछना था, डाउट हो रही थी। हम आईटीआर 4 कर लें, 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे इसको, 15 मिनट में। फिर उसके बाद पूछ लीजिए आप आराम से, मुझे याद है कि आपको पूछना था। 2-3 स्टूडेंट हैं जिनको डाउट है, आप वही हो ना चाय वाले? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है मैम। आप आईटीआर मतलब आपको फिल करने में दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, दिक्कत मैम मुझे दो आ रही है कि आईटीआर 2 फाइल करना है, तो मुझे उसमें एक्चुअली जो हाउस लोन का इंटरेस्ट वाला अमाउंट है वो एग्जाम नहीं हो पा रहा है। कहाँ पे एग्जाम करना है, किस पार्ट को हाउस प्रॉपर्टी में करना पड़ेगा वो बेटा। वो मैं समझ रहा हूँ मैम, बट उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, वही एक बार समझना मुझे। ठीक क्या है, एक बार आप हेल्प करना है इसमें। ठीक है। ठीक है, और है मैं ये स्किप कर रही हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि हम ऑलरेडी बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं बस जब तक ये प्रोसेस लोडिंग कर रही है, इनकम टैक्स साइट पे डाउनलोड अब थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये सारे लोग अभी फाइल करने में बैठे होंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैं जो बोलती रही हूँ उस पर ध्यान देंगे। क्या कि हमारी जो सैलरी इनकम है, जैसे हाँ सर आपके बारे में ही बात कर लेते हैं।
जिसका किसी का हाउसिंग लोन है तो आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका ईयरली इंटरेस्ट कितना बन रहा है। जब आप देख लेंगे आपका ईयरली कितना इंटरेस्ट बन रहा है, आपकी ऑब्वियसली अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपकी और किसी हाउस रेंट से इनकम तो होगी नहीं, अगर है तो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पर भी डिडक्शन ले सकते हो। वैसे 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है, लेकिन अगर आपने हाउस लोन ले रखा है तो आपको क्या होगा, आपको हाउस लोन की जो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट है उसकी डिडक्शन आपको अलग मिलेगी, प्रिंसिपल की डिडक्शन आपको अलग मिलेगी। जो प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन है वो आपको एटीसी में आप क्लेम कर सकते हो, और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका लोन का जो आपने साल भर में पे किया है उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होती है, आप सर भर दीजिए, लेकिन मिलेगी वो आपको 1,50,000 तक ही मैक्सिमम। जो और भी सारी चीजें हैं वो कवर होकर मैक्सिमम 150,000 तक जाता है। बाकी जो दूसरी चीज है जो आप बोल रहे हो वहां पे हाउस प्रॉपर्टी में ही आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप हाउस प्रॉपर्टी में ही क्लेम कर सकते हो 2 लाख तक का इंटरेस्ट, हाउस प्रॉपर्टी में ही 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जहां पर आपका हाउसिंग की डिटेल ली हुई है, नीचे दिया हुआ एक्सपेंसेस में, तो एक्सपेंसेस में जहां पर आप अब मुझे ऐसे बिल्कुल डिट्टो याद नहीं है पूरा फॉर्म, लेकिन नीचे वहां पे एक्सपेंसेस का कॉलम है जहां पर आप होम लोन के बारे में डिटेल भरते हो, तो वहां पर आप इंटरेस्ट भर देंगे और आपको इंटरेस्ट वहां पर अलाउड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। और जो आप एचआरए की प्रॉब्लम पूछ रहे हो मेरे से, एचआरए भी बच्चे आपके पास उसमें 3 ही ऑप्शन होते हैं कि आपका 50% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, जो सैलरी है वो बेसिक प्लस टीए, जो हमारा डीए होता है डियरनेस अलाउंस, अगर वो टर्नओवर बेसिस पे है तो सैलरी प्लस डीए दोनों का टोटल कर देंगे तो उसका 10% ऑफ सैलरी या फिर 50% या 40% डिपेंडिंग कि आप कौन से शहर में रहते हो, तो उसमें से जो सबसे कम होता है वो आपको अलाउड होता है एचआरए। एचआरए की कंडीशन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मैंने देखी है, जो लोग खुद आईटीआर भर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो इसीलिए बच्चे क्योंकि हमारे आईटीआर के साथ प्रॉब्लम ये है कि न्यू स्कीम में एचआरए की डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं है। अगेन आपको एचआरए की डिडक्शन जो है वो न्यू स्कीम में बच्चे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ न्यू स्कीम में आपको 2 डिडक्शन ही अवेलेबल है। पहली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की थी, दूसरी आपको एटीसीसीडी 2 जिसमें एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर जो आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जब मैंने आपको बताया था 10% और 14% अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ठीक है, तो वही आपके लिए डिडक्शन अवेलेबल है, अदरवाइज आपके लिए डिडक्शन अवेलेबल उसमें नहीं है। लोग और आपके पास जो वो प्रॉब्लम आ रही है वो इसी वजह से आ रही होगी, बेसिक के नीचे ही आप उसमें ऐड ऑप्शंस करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप आराम से क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाय आपने क्या किया हो, ओल्ड रिजीम में गए हो आप, तो ओल्ड रिजीम में ही अवेलेबल है। हाउस प्रॉपर्टी का जो आपका इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है वो भी इसी वजह से आ रही होगी, क्योंकि हाउसिंग का तो आपको लोन अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन आपको नहीं हो रहा है वो शायद देख लेते हैं अभी हाल ही। मैम जैसे ना एचआरए तो मैंने कर लिया क्लेम, ठीक है, मुझे आप ये बताओ कि जो ये हाउसिंग लोन का है ये किस, जैसे मैं आईटीआर 2 ओपन किया हूँ, हेड वाइज मेरे को दिख रहा है, तो किस हेड में जाके मैं डालूं? शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी में जाइए, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में गए? नहीं, इसमें जैसे जो आईटीआर 2 का जो शेड्यूल समरी है उसमें मैं हूँ, तो इसमें किस में जाऊँ? शेड्यूल समरी में हो आप, आईटीआर 2 में शेड्यूल समरी में हो तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाइए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मुझे कहीं दिख नहीं है। आपने स्टार्टिंग में चूज नहीं किया होगा, आपको जब स्टार्टिंग में चूज करने हैं इनकम, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ऑप्शन होगा इनकम, ठीक है, इनकम में आपके पास जैसे आप इनकम पे जाएंगे तो आपको चूज करने पड़ेंगे स्केड्यूल्स, कि आप स्केड्यूल्स में कौन से चूज करना चाहते हैं, आपकी इनकम कौन कौन से हेड से है, आपको वहां पे हाउस प्रॉपर्टी को चूज करना पड़ेगा आईटीआर 2 में। क्लिक करना पड़ेगा। हाँ जी, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी को क्लिक करना पड़ेगा ना? हाँ जी, आप हाउस प्रॉपर्टी को चूज करेंगे तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होंगे बच्चे। आपसे मिस हो रहा है, कोई नहीं है, वो बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है, कभी कभी हो जाती है। मिल गया? मिल गया। अभी कोई किसी को डाउट है? बच्चे ऐसे पूछे कि हमारा पोर्टल ही शांत है तो हम क्या करें, देखिए आपके सामने। मेरे को ये पूछना था, जैसे इसमें ना, जैसे ये मतलब मैं किसी का जो आईटीआर भर रहा हूँ किसी और का है, तो मुझे ये है कि इस बंदे की जैसे सैलरी 50 लाख से ज्यादा है, तो क्या कि इसमें एसेट्स की भी डिटेल देना होता है हमें बेसिकली, तो मैंने असेट्स की डिटेल डाल दिया जो भी उनके पास था, तो उसमें डिटेल में बेसिकली मैंने ये डाला कि उनके पास मतलब जो डिस्क्रिप्शन होता है जहाँ पे लिखना होता है डिटेल में, तो मैंने ये डाल दिया कि हाँ उनके पास जो भी गाड़ी है, जो भी घर है और कितने अमाउंट का है, और तो कुछ अटैचमेंट तो नहीं करना है ना? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मैम 80D में जैसे मैं क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसमें अमाउंट डाल दिया, तो क्या 80D को
और आगे कुछ अटैचमेंट करना है या बस डिटेल फिल नहीं करके? करना है, बस डिटेल दे दीजिए, आपके बैंक अकाउंट से ऑलरेडी कनेक्टेड है बेटा। जो भी हमारे पास डिडक्शंस है ना, जो आपके पास डिडक्शन अवेलेबल है, उसमें सिर्फ एक ही एटीडी की सिर्फ 5000 की जो मेडिकल की फैसिलिटी है कैश में अवेलेबल है। बाकी सारे डिडक्शंस आपको तभी अवेलेबल है जब आप बैंक से ट्रांसफर करते हो, किसी भी फॉर्म में करो, बैंक से एनईएफटी कर दो, फास्ट ट्रांसफर कर दो, गूगल पे कर दो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो, लेकिन बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है आपकी तभी अवेलेबल होता है आपका। वो ऑलरेडी उनको पता है, आपको मैं बोला था ना, आपको कल भी बोला था कि उनको ऑलरेडी पता है, बस आप उनको वेरीफाई करके बता रहे हो कि आप एक शरीफ असेसी टैक्स पेयर हो और आप अपनी रिटर्न बस टाइम से जमा कर दो। कुछ एड ऑन कर सकते हो तो भले कर दो, तो उन्हें खुशी है बस, और क्या। ठीक है मैम, एक चीज और, जैसे वो म्यूचुअल फंड मतलब करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने मतलब सेल नहीं किया है तो उनको बेसिकली कैपिटल गेन हुआ नहीं है। तो जैसा आपने बताया था कि म्यूचुअल फंड अगर आप यूज कर रहे हो, इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट है, तो क्या हम उसको दिखाना मैंडेटरी है या फिर इग्नोर कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हो, वैसे दिखा दो तो अच्छा है। जब आप ऑलरेडी एसेट्स दिखा रहे हो तो क्या दिक्कत है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स में दिखा दो, आप करंट एसेट्स में भी एसेट में दिखा दूं? हाँ, इन्वेस्टमेंट में भी दिखा सकते हो, करंट एसेट्स में भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम इसमें कहाँ पे जो आप बता रहे हो मेरे को सिर्फ मतलब कि असेट्स में ही है, और कहाँ दिखा सकता हूँ अगर दिखाना चाहूँ तो? और कहीं पे नहीं है बेटा, आपको यहीं पे दिखाना पड़ेगा। हमारे पास मतलब, बैलेंस शीट में आपके पास वहीं पे दिखा सकते हो आप इन्वेस्टमेंट्स में। असेट्स में ही दिखा सकते हैं बेसिकली? एसेट्स में ही दिखाना पड़ेगा आपको, जो आपका सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आपको एसेट्स में दिखाना होगा, एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स में दिखाना होगा। असेट्स में, ठीक है मैम। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए। आईटीआर रिलेटेड में पूछना चाह रहा था मैम, जैसे कि मैं अपना ही फील करना मैंने करना है, तो मैंने अपना अभी मेरा सैलरी तो उतनी है नहीं, लेकिन मेरे को कैपिटल गेन हुआ है क्योंकि मैंने शेयर मार्केट सेल और परचेज किया हुआ है। उस बेसिस पे मुझे शॉर्ट गेन मतलब शॉर्ट कैपिटल गेन भी हुआ है, लॉन्ग कैपिटल गेन भी हुआ है। ठीक है, तो मेरे को आईटीआर 2 भरना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैम उसमें बहुत सारी एंट्रियां आ रही हैं एआईएस में, तो उसको मतलब कि आपने जहाँ पे एंट्रियां आ रही हैं, ठीक है, उसको छोड़ो। आप अपने पास आप कौन से जिस भी आप पहले आप मुझे बताओ कि आपका ऐसे ग्रो से एंजल से या फिर ग्रो से करती है ना? हाँ, ग्रो से करती है, तो ग्रो में तो स्क्रिप्ट समरी आती है पूरी। हाँ जी आती है ना? तो स्क्रिप्ट समरी को आप देखेंगे वहां पर जब आप जब 112A या फिर जब वो डिटेल भर रहे होते हो, तो वहां पर ऊपर एक ऑप्शन होता है कि वहां पर आपको पहले आप डाउनलोड कर लीजिए वो फॉर्मेट जिसमें कि आपको बाइंग सेलिंग और डिटेल यूनिट वाइज सारा डिटेल भरना के लिए आपके पास एक एक्सेल शीट आ जाएगी आपके पास डाउनलोड में। वहां से उठा के आपको कॉपी पेस्ट मारनी है बस, और अपलोड कर देना है उसको। वो ऑटोमेटिक समझा नहीं है, वो फॉर्मेट तो ग्रो ऐप दे देगा हमें, आप बोल रहे हो है ना? हाँ, वहाँ पे आपने सारा डेटा दे दिया, मैंने बोला स्क्रिप्ट समरी में उसने पूरा डेटा दे दिया आपको। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आपके पास शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कौन सा है। ठीक है, तो आप जाएंगे कैपिटल गेन ऑप्शन में। कैपिटल गेन में आप 112A में कैपिटल गेन में जाते हो, 112A भरते हो तो कैपिटल गेन आपको ऑटोमेटिकली भरना ही होता है। ठीक है, तो आपने 112A में कौन से भरने हैं? 1 साल से ऊपर वाले, है ना? तो 1 साल से ऊपर वाले जो भरने हैं, तो आपको 1 साल से ऊपर वालों के लिए वहां पे मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है, वहां पे आपको ऐड करते जाते हो कि आपको बताना होता है कि परचेज सेल आपको डिटेल में देना होता है। तो वहीं पर आपके पास एक डाउनलोड अपलोड का ऑप्शन होता है जिसमें एक्सेल शीट दी हुई होती है कि भाई आपको अपनी पूरी डिटेल लेनी होगी, तो आप वहां पे डाउनलोड करके वो एक्सेल शीट में पूरा डेटा आपकी जो भी जैसे आपने बताया आपके पास ग्रोज रे है, तो आपको वो डेटा उसमें कॉपी पेस्ट मारना होगा और वेबसाइट पे जाके अपलोड कर देना होगा। ठीक है, मतलब मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ, अपलोड भी कर सकता हूँ। हाँ, वैसे कर सकते हो। आपने जब बोला ना कि मेरे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, तो मैंने आपको बोला कि फिर आप वहां से कॉपी पेस्ट मार के भी कर सकते हो। यहाँ पे टाइम आउट हो गया, हमारी दिक्कत हो रही है, वो बेटा चल नहीं रहा। जिसकी भी रिटर्न बाकी है बेटा, 2 अभी रीलॉगिन करके करिए, आपका ये चल जाएगा। मैं क्या समस्या है? जो इसकी रिटर्न बाकी है मैं बता देती हूँ, रात में 11 बजे से लेके 3 बजे तक आराम से भर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हैंग करेगा ही करेगा। ये मैं लॉग आउट कर रही हूँ। आपको डेट भी है, वो डेट भी बढ़ा देना, मैं अरेस्ट कर दी। मुझे नहीं पता, कर दी पक्का? यस मैम, आप देखिए अभी। एक मिनट को, फिर ये तो इम्पोर्टेंट बात है। चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, जिसका डाउट है पूछो, मैं सुन रही हूँ। एक्सटेंशन हुआ है क्या मैम? आपको मैं देख रही हूँ। यस सर, एक्सटेंशन हुआ है। एक्सटेंशन हुआ है। अच्छा,
हेलो ये अमृता ऐसा मैडम। लग रहा है कि आज की क्लास ना फिर मुझे लेनी नहीं चाहिए थी अगर एक्सटेंशन हुआ तो। मैम पहले चेक कर लीजिए। मैं वही चेक कर रही हूँ, मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। एक मिनट। मेरे पास तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक सेकेंड। पागल हो जाओगे यार। आप जो बोल रहे हैं उनके पास कोई नोटिफिकेशन आई तो वो शेयर कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है भाई मैम, आ रही है, मेरे notification पास है, मेरे पास मैंने देख लिया। नहीं नहीं, एक मिनट। हेलो हाँ जी, मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी आ रही है सर। मैडम, मैं आज ज्वाइन किया है बहुत दिनों बाद। क्या है, मैं जॉब करता हूँ और मेरे पास टाइम फिक्स नहीं है मतलब ये क्लास का। तो अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि पोर्टल पे ITR क्लास 16 अपडेट हो चुका है। तो क्या ये अभी तक का अपडेट ही जो आप पढ़ा रहे हो? नहीं ये बेटा जो अभी हम कर रहे हैं मेरे हिसाब से 20 क्लासेस हो चुकी हैं, 3-4 क्लासेस अभी अपलोड नहीं हुए हैं। तो ये हो आप, जाएगी इस वीक तक? हाँ ये इस वीक तक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैडम। क्या है, मेरा टाइम फिक्स नहीं है अभी। आपका भी क्लास का जैसा होता है ना, कभी नहीं जैसे मेरी रोज क्लास का आता टाइम है। बच्चे फिक्स है, आपका टाइम अगर फिक्स नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास बैकअप अवेलेबल है, ठीक है। ठीक ठीक, बस ये कंफर्म करना था। मतलब ज्यादा नहीं है, केवल 3 क्लास का अपडेट नहीं आया है बस मैडम। ओके। खराब कर दिया। मतलब यही है ना, मतलब बाकी अपडेट हो चुका है, देख सकते हैं। हाँ मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स पे देख रही हूँ, एक्सटेंड आईटीआर डेडलाइन टू 31 अगस्त। हो गई क्या मैम एक्सटेंशन? हाँ जी हो गई है, 31 अगस्त हो गई है। Competition है। कांग्रेचुलेशन सर। भाई जिसको सरदर्द हो रहा था उनका सरदर्द खत्म हो गया। हमको अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अभी फाइल ना करें, विदिन 3 डेज कर दीजिए, नहीं तो फिर जो अभी नहीं कर पाया वो बाद में भी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सोचते रहेंगे कि हो जाए और होगा नहीं। किसी को डाउट हाँ, है तो पूछिए, हम पोर्टल पे देखिए, पोर्टल पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं 5 मिनट से वेट कर रही हूँ पोर्टल का, ना ये लॉग आउट हो रहा है ना चल रहा है, तो मैं इसको बंद कर रही हूँ और मैं आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। हेलो। आपने हाँ मैम, बना दिया भाई। हेलो। हाँ जी सर बताइए। ये कहना चाह रहा था, जैसे मेरे पास जीएसटी भी है, ठीक है, और मैं अपना बिजनेस भी शुरू करता हूँ 4180 में। ठीक है। मैं सोचता था कि जीएसटी की इनकम को मैं क्या जीएसटी ले लिया है तो क्या कोई हर इनकम एक नंबर को दिखानी पड़ेगी क्या? मैं 4180 में यूज कर दूं तो कंफ्यूज हाँ रहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी आपने वो ले लिया है, देखिए जीएसटी का रिटर्न की कंप्लाइंसेस है वो अलग है। जीएसटी में आप अगर रेगुलर स्कीम में है, आप कंपोजिट स्कीम है, 2 स्कीम है, आपको पता ही होगा किसमें आप रेगुलर में हो कंपोजिट में हो। ये रेगुलर स्कीम। रेगुलर में हो आपका जो भी टर्नओवर है, तो आपको जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं, जैसे हमने कल भी फाइल की थी, आपने अगर ध्यान दिया हो, तो हम आईटीआर जब फाइल करते हैं बच्चे, तो वहाँ पे जीएसटी नंबर के साथ में आपको आईटीआर का जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई है, R1 में भरी हुई है, आपने 3B में जो भी भरी हुई है, टोटल आपकी ईयरली जो आपकी सेल है वो आपको भरनी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एडी ले रहे हो, हाँ तो कोई फर्क नहीं है कि आपको जीएसटी का उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी कंप्लाइंसेस अलग है, ये है, और इनकम टैक्स की अलग है, ये है। इनकम टैक्स वाले अपने हिसाब से चल रहे हैं, जीएसटी वाले अपने हिसाब से चल रहे हैं, दोनों कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके से अपना खून पी रहे हैं, ठीक नहीं, फिर है। ऐसा तो नहीं होता ना कि जीएसटी में तो आपकी इनकम कुछ भी नहीं आ रही और वैसे आप इनकम दिखा रहे हो अपनी, तो उसका कोई दिक्कत तो नहीं होती फिर बाद में? नहीं जीएसटी में भी कोई इनकम नहीं आ रही है, जीएसटी में तो इनकम वैसे भी आती भी नहीं है। आप क्रेडिट ले रहे होगे, यही आपने रेगुलर स्कीम इसलिए तो ले रखी होगी ना, क्योंकि आपके पास आईटीसी आ रहा होगा, भी नहीं चाहिए। बिल्कुल मैडम। है ना। तो आपके पास आईटीसी आ रहा होगा, तो वैसे भी आपका सेट ऑफ आपका क्रेडिट अवेलेबल है, आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, आपने क्रेडिट बुक कर रखा है, आपका सीजीएसटी आईजीएसटी जैसा भी है आप एडजस्ट करके हर महीने की आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई होगी उससे आप एडजस्ट कर रहे हो, जिससे आपकी लायबिलिटी ना बने, है ना, यही हो रहा है। Yes, sir. हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अपना जीएसटीआर नंबर और आपकी जो भी एक्चुअल में आपकी रिटर्न में आपने जो भी फाइल किया हुआ है कि आपकी इतनी सेल से आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समस्या कि आपकी इतनी इनकम तो होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन और था, ये हम लोग जो बैंक डिटेल देखते हैं ना, तो उससे हम इनकम कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये समझ में नहीं आया। बैंक डिटेल में तो ऐसा होता है कि बैंक डिटेल में जैसे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल के लिए एसएफटी बताया था ना, जिसमें आपका क्या कर रहे थे कि जो स्पेसिफाइड फंड ट्रांसफर हो रहे थे, तो वहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट्स वाले, कई कंपनीज में, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, उनको क्या करना होता है कि जब भी वो कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें वो डेटा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं कि इस पेन नंबर से ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप टीडीएस आपका डिडक्ट होता है, जब भी आपके पास टीडीएस डिडक्ट होता है और आपकी पेमेंट्स ट्रांसफर होती हैं, तो वो एक आइडेंटिफाइबल है। तीसरा, जब भी आपकी जीएसटी रिटर्न जाती है,
तो आपका क्या होता है कि उसमें आपका सारा डेटा लिंक होता है, तो वहां पे आइडेंटिफाई हो जाती है कि आपकी ये जो सेल वाली ट्रांजैक्शन, परचेज वाली ट्रांजैक्शन ये हैं। बाकी आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अगर आपके 10,000 से ऊपर हैं तभी आप क्लेम कर पाते हो। यस मैम। जब आपके 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश के ट्रांजैक्शन आपको तभी अलाउड है, आपके सारे एक्सपेंसेस आपको तभी अलाउड है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होएगा ITR 4 के बाद वाला, ठीक है, ITR 4 हमारे पास 5 मिनट का बचा है, वो मैं इसीलिए इतना लोड भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ मेजर है नहीं, मैं ऑलरेडी जो है उसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। हमारा पोर्टल नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं अगली क्लास में 10 मिनट लेके बता दूंगी। मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि हमारा जैसे जो GST का डेटा होता है वो भी वहां से मैच कर जाता है, तो आपके पास इतने सारे एक्सपेंसेस, मतलब 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन की आपकी मैच कर जाती है, क्योंकि फिर अगली पार्टी को भी तो क्लेम लेना है एक्सपेंसेस का, इनकम्स का, है ना। तो वो इस तरीके से मोटा मोटा आपका 90% डेटा मैच हो जाता है, या मान लीजिए 80% मैच हो जाता है, 20% आपके पास गुंजाइश होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई हर मंथ में अपना एवेल्युएशन या फिर रिकंसिलेशन नहीं करते हैं। जब रिकंसिलेशन नहीं करते हैं तो एक्सेस कैश डिपॉजिट हो जाता है, कभी कैश डिपॉजिट होता नहीं है, ऐसा हो जाता है, और अपने पास वो रिटर्न में कुछ भर देते हैं, तो वहां पर वो एडवांसेस से या लोन से फिर एडजस्ट कर देते हैं, तो वो 20-25% का ही दिक्कत होती है, और अगर इससे ज्यादा की दिक्कत है तो वो लोन और एडवांस से एडजस्ट हो जाती है बैलेंस शीट बनाने के लिए या P&L अकाउंट को सेटल करने के लिए, जितना भी आप प्रॉफिट दिखाना चाहते हो उसके हिसाब से। और जो लेजिटिमेट कंपनीज हैं जो ITR फाइल करती हैं, उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, उनके तो सारी चीजें नंबर 1 में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप अगर मेरे से पूछना चाह रहे हो कि ये कैसे करेक्शन है, तो ये उनका पूरा इंटरनल सिस्टम है, और जो मैंने बताया है कि वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से अपने वो नेक्सस बना के रखते हैं आपके ऊपर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो वैसे भी डाका डाल रखा है, हर तरीके से उन्होंने बहुत तरीके से पकड़ लिया है अपने को, अपने पास वैसे भी स्कोप खत्म हो गया है, जिसके पास कैश की इनकम हो रही है या फिर बगैर GST दिए हुए ही ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, वही लोग फायदे में है, बाकी सारे लोग तो कैप्चर हो ही चुके हैं। ठीक है मैम, एक चीज पूछ रहा था, जैसे क्रेडिट कार्ड से हम कुछ लेन देन करते हैं तो क्या, और जैसे सपोज करिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है 1 लाख रुपए और मैंने उससे विड्रॉल कर लिया कुछ भी, मतलब किसी से पेट्रोल पंप या किसी जगह से नहीं, और वो मैंने अपने अकाउंट में डाल दिया, तो क्या वो मेरी इनकम अकाउंट होगा या फिर एक्सपेंस में जाएगा, क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा उसमें, आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी थी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से मालूम है पेमेंट निकाल लिया, ऐसे वाला सपोज करो, कभी कभी शॉपिंग होती है, कभी कभी क्या क्रेडिट कार्ड हमने यूज कर लिया केवल पैसे लेने के लिए, कैश विड्रॉल कर लिया अपने पर्सनल यूज, पैसे कहीं देने के लिए आपने यूज कर लिया। हाँ मतलब अपने जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो मुझे जरूरत पड़ गई कैश की, अब मेरे पास कैश नहीं था, मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए मैं गया पेट्रोल पंप पे, मैंने बोला भैया मेरे को कैश दे दो, उसने बोला ठीक है भैया आप कैश ले लीजिए मेरे से, उसने कैश दे दिया। अब वो कैश ले जाके मैंने अपने अकाउंट में जमा कर दिया और उससे अपने और ट्रांजेक्शन किए, तो जो ट्रांजेक्शन कहाँ काउंट होंगे? तो आपकी इनकम अकाउंट होंगे, वो इनकम में जाएंगे ना। हाँ, जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो, बैंक जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये मानता है कि जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट किया पैसा आपकी इनकम है। और जैसे मैं अकाउंट करंट में कर रहा हूँ और सेविंग में भी कर रहा हूँ, ज्यादातर ट्रांजेक्शन में सेविंग अकाउंट के अंदर होते हैं, तो क्या उनको करंट में लेके जाऊँ? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है आप उसे अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कीजिए, जो आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो आप अपने करंट अकाउंट से कीजिए। बाकी आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कहीं पर पेमेंट कर रहे होते हैं और वो करंट अकाउंट से करके आप सेविंग बैंक अकाउंट से कर लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी एंट्री घूम जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा वो करंट अकाउंट बनाते केवल करंट अकाउंट, जिससे आपकी फास्ट और सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन वो इकलौते इकट्ठे होने चाहिए, पर्सनल से मर्ज नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर आप एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा क्लेम करने लगोगे तो डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम होती है। जो भी आप खर्चे करते हो तो वो मानते हैं आपके बिजनेस एक्सपेंस है, आपके करंट अकाउंट वाले जो भी आपकी रिसीट्स होती हैं वो मानते हैं आपका टर्नओवर है, आपकी इनकम है। तो जो आपने बोला कि आपके बैंक, आपने पेट्रोल पंप पे गए, आपने पैसे निकाले फिर उसको दे दिए, आपके अकाउंट में पैसे गए, इसका मतलब ये जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आते हैं किसी भी कहीं से भी, तो वो ये मान के चलते हैं भाई आपकी इनकम है। चाहे आप डायरेक्ट कैश जमा कर दीजिए या किसी से एंट्री ले लीजिए, तब भी एंट्री में भी यही मानेंगे, या तो वो आपने लोन लिया है या आपकी इनकम हुई है, और वो आपको एंड में शो करनी पड़ेगी, है ना? बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ जी, और कोई? मैम जैसे इन्होंने भी पूछा क्रेडिट कार्ड से, बट क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन करने मतलब हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, वहाँ पे भी क्या इनकम मानी जाएगी? नहीं, अपने अकाउंट में करते हो आप अपनी क्रेडिट कार्ड से तो थोड़ी ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि भाई वो उन्होंने अपना सिचुएशन अलग दी ना, उन्होंने सिचुएशन अलग दी, आप अपनी सिचुएशन को उनकी सिचुएशन के साथ मिक्स मत कीजिए। नहीं, सिचुएशन तो इसलिए मैंने कहा जैसे क्रेडिट कार्ड से हमने अपने क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट पर लिया, नहीं, उन्होंने ये बोला कि अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ किए
फिर उसके बाद उन्होंने बैंक उसको माथा साला कोई होगा से बात कथी बात करेंगे बाबा पेट्रोल पंप वाले से विड्रॉ करवाए या फिर उसके वहां पे पेमेंट ले ली और फिर उन्होंने खुद से पैसे जमा करवाए। जी 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 ठीक है, तो ये इनकम नहीं मानी जाएगी। उनकी तो इनकम मानी जाएगी, अगर लेकिन आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में लेते हो तो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। ओके बेटिया सलाह है 10,000 रुपया चलिए, हमारा आईटीआर के लिए सर्वर्स थोड़े से डाउन चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, कोई नहीं हम अब वापस कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये खुल गया है। आईटीआर 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक मिनट, मेरे पास एक क्वेरी है, इम्पोर्टेंट क्या है, सीएसपी में ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन रनओवर में जाएंगे क्या? सीएसपी, हाँ जी जाएंगे। ईयरली कितना लिमिट यूज करने से कोई टैक्स नहीं लगता। ईयरली कौन सा लिमिट, कौन सी लिमिट की बात कर रहे हैं राजेंद्र जी, मुझे समझ नहीं आया। मैम जैसे क्रेडिट कार्ड में मेरा मंथली मैम 1 लाख 1.5 लाख तक ट्रांजेक्शन हो जाता है। मैं एक बार बताती हूँ, क्रेडिट कार्ड में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास जो ट्रांजैक्शन आते हैं मैं उनको हैंडल कर लेती हूँ, बाकी मुझे इसके बारे में ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इफ यू वांट मी टू टेल यू तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, मैं स्टडी करके बताती हूँ आपको। पूछते रहता मैम जैसे प्रॉब्लम है कि मैम जैसे मैं 3-4 फ्रेंड सर्कल में किसी का कुछ बिल पेमेंट कर देता हूँ, मोबाइल बुक कर देता हूँ, वैसे में मेरा मंथली 1,20,000 हर महीना हो जाता है। जैसे इनकम टैक्स जैसे मंथली ईयरली मान लीजिए 10-12 लाख खर्चे में हो जाता है, उससे क्या मुझे इनकम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? वो जानना है बस, और कुछ नहीं। आपका 10-12 लाख रुपए खर्च हो जाता है, उसके आगे क्या बोला आपने? और उसके ऊपर इनकम देना पड़ेगा नहीं देना, या कोई टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? वो जानना है। इनकम टैक्स में आपके एक्सपेंसेस पे थोड़ी टैक्स लगता है, आपकी इनकम पे टैक्स लगता है, खाली करते हैं आपकी इनकम पे टैक्स लगता है, आपके एक्सपेंसेस पे थोड़ा टैक्स लगता है। आपने क्रेडिट कार्ड से 10-12 लाख रुपए खर्च कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। जी बाबा हेलो, तो जैसे वो पैसा जैसे खर्च करने अकाउंट में लेता हूँ तो इनकम पे गेन नहीं होगा मैम? नहीं, कोई गेन नहीं। आपने टैक्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, खर्च किया, तो वो तो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे थोड़ी टैक्स लगता है, इनकम पे लगता है। ओके मैम, थैंक यू। मेरा एक क्वेरी था। तो नॉर्मल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है ना बच्चे। हम इनकम टैक्स क्यों देते हैं? इनकम टैक्स का नाम ही इनकम पे टैक्स है ना? जी मैम जी। इफ इट इज नॉट योर इनकम तो कैसे आएगा? वो आएगा ही नहीं। ये फिर हैंग कर रहा है, मैं कैसे बताऊं? एक मिनट रुकिए, मैं फिर से कोशिश कर लूं क्या? मेरा एक क्वेरी था कि हाँ जी, जो सीएसपी में जो ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा है, एक दिन में 3 लाख 4 लाख हो जा रहा है, तो महीने में 20-25 लाख भी ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, मतलब डिपॉजिट और विड्रॉल का, तो उससे भी टर्नओवर में लिया जाएगा? आपने डिपॉजिट का और विड्रॉल का ट्रांजैक्शन, विड्रॉल का मतलब थोड़ा सा बताइए। हम जो ब्रांच से कोड लेके एजेंट की तरह काम करते हैं, मतलब पैसा उठाते हैं और पैसा लोगों का पैसा निकाल के उनको पैसा देते हैं, और जो पैसा डिपॉजिट करने आता है उसी अकाउंट में हम डिपॉजिट करते हैं, तो उस तरह का ट्रांजेक्शन को भी हम टर्नओवर में लेंगे क्या? मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करके बताती हूँ आपको, क्योंकि इस पे मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, अभी करंट में तो नहीं है। क्योंकि आप जो बोल रहे ना कि आपका एजेंट वाला ट्रांजैक्शन है, तो आई एम सॉरी, अभी आपको मैं नहीं बता, अभी मैं आपको कंसल्ट आप एक तो आप लोग ना ऐसी कंसल्टिंग वाले डाउट पूछते हो, मुझे लगता है कि दरअसल ना बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती हैं। मैं आपको अगली क्लास में इस बारे में बताऊंगी, लेकिन आफ्टर क्लास, ठीक है? ठीक है। हेलो हाँ जी। मैम, मेरा एक एम्प्लॉय है, हाँ। वो पिछले 10 साल से उसकी सैलरी से टीडीएस कट रहा है, बट उसने पिछले 10 साल से टीडीएस फाइल नहीं की है, तो उसको रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उसको पिछले कितने सालों का रिटर्न फाइल कर सकता है? वो 2 सालों का। 2 सालों का और मिल जाएगा उसको? इस साल की जो उसने कर दी है तो लास्ट ईयर का और मिलेगा कि पिछले 2 सालों का? मतलब देखिए, ऐसा है कि आपका करना क्या है, उसको रिफंड चाहिए है, रिफंड करना है। इस साल की उसने कर ली है, क्योंकि मैंने उसको बताया तो उसने कल परसों कर ली है, तो अब मतलब लास्ट ईयर की तो हो चुकी है,
अब उसको पिछले कितने सालों की कर अभी सकते एक साल की उसने कर ली, अब से 23-24 की कर ली, असेसमेंट ईयर की कहा असेसमेंट ईयर की कर ली है कंप्लीट कर लेने दीजिए। 23-24 की इसने कर ली है, अभी आपने बताया, ठीक है। 22-23 की भी को आराम से अभी कर लो और रिफंड क्लेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मतलब ये क्या बोलते 139 में करना पड़ेगा ना उसको? हाँ, इसमें हम जा रहे थे 44 ADAE वालों में। देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, सैलरी का आपको भरना चाहे, आपकी इनकम है तो भर दीजिए, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का आप भर सकते हैं हमारे पास ITR 4 में। लेकिन हमारे पास जो फोकस है वो ITR 4 वो है वही मैं तीनों सेक्शंस के लिए जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं उसका शेड्यूल खोलना चाह रही हूँ जो कि ये नेम ऑफ बिजनेस। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 44 AD के लिए ये है बिजनेस प्रोफेशन, हमारे पास ये है ADA के लिए, और हमारे पास गुड्स कैरेज है ये AE के लिए, ठीक है। जो बिजनेस प्रोफेशन है इसमें आपकी जैसे आपकी कोई भी शॉप है आप लिखिए रमनचंद्रन कंपनी, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ आपको। आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया अपना, कुछ भी कर लिया, क्या किया कि आपने भाई आप हो कारपेट वगैरह बनाते हो, ठीक है। मैं रैंडम कर लिया, डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिए कि ठीक है आप स्पेशलाइज उसमें, मतलब आप यहाँ से पर्टिकुलर जगह से आप इस चीज को कर रहे हो। आगे आप दे दीजिए अपना टर्नओवर। टर्नओवर आपको कितना देना है यहाँ पर ऑलरेडी देखिए इधर लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ ₹2 करोड़। हाउएवर इफ E1 जो आपका ये E1 वाला पोर्शन है अगर 5% या उससे लेस जो है आपने उससे कर रखी है, बैंक से ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, तो आपको ये एक्सटेंड टू 3 करोड़ हो गई है। मैंने आपको जो लिमिट बताई थी उसी को उन्होंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। हमारे पास चूंकि क्या हो गया है, अमेंडमेंट हो गया है, 2 करोड़ से बढ़ा के इसको 3 करोड़ कर दिया है। अगर आपने क्या कर रखा है, ये आपने कैश रिसीट जो है वो 5% से कम है या इसके बराबर है, ये EV इज लेस देन और इक्वल टू 5%, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर आपका जो भी टर्नओवर है आप उसको भर दीजिए। टर्नओवर है आपका, मान लीजिए आपका मैम LIC एजेंट ITR 4 भरेगा? LIC एजेंट डिपेंड करता है कि आप किस में उस प्रोफेशन में शो कर रहे हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो कर रहे हो। आपकी LIC एजेंट ही आपकी है कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपका मेन बिजनेस ही वो है, ठीक है। तो आप ITR 4 कर दीजिए प्रोफेशनल इनकम में। और अगर आप ये कर रहे हो कि मतलब 44 ADA में भर दीजिए। और अगर आप ये करना चाहते हो कि नहीं वो आपकी कोई सैलरी वगैरह कुछ है, वो तो हमारे जो एजेंसी से बिजनेस से इनकम आ रही है आपकी एजेंट मतलब एजेंट LIC एजेंसी से, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भर दीजिए। वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्लेम करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे भरोगे तो आपको 50% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, समझा? जी हाँ जी। यहाँ पे देखिए मैं मेरे पास ग्रॉस रिसीट्स में यहाँ पर देखिए आपको भरनी है कि आपकी जो बैंक से रिसीट्स हैं वो, अब आपकी ये जो फिगर है ना, ये आपकी रिसीट बैंक से मैच होनी चाहिए। रिसीट्स इन कैश आप यहाँ भर दीजिए। बेटा यहाँ पे आपको 5% से ज्यादा नहीं भरना है, तो आप भर दीजिए। आपका 55 लाख का 5% कितना होता है, 550। और हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारा ये है 4,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद में 44 AD में आपको क्लेम करना है कि भैया हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। आपको मिनिमम आपको 6% या 8% तो देना ही देना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6% आपने कितना भरा, अगर आपकी 4,50,000 है, मैंने आपको बताया कि आपकी जो सारी की सारी इनकम है ठीक है। अब अगर आपने क्या किया है, सारे ट्रांजेक्शन जो है बैंक से कर रखे हैं, 95% आपने बैंक से कर रखे हैं, तो आप यहाँ भर दीजिए। अगर आप 95% से ज्यादा 95% मतलब अपने 90% ट्रांजेक्शन तक ही सिर्फ बैंक से कर रखे हैं, तो आप यहाँ भर दीजिए। कितना करना पड़ेगा, 8% करना पड़ेगा। तो हम 8% यहाँ भर देते हैं। 8% हमने भरा। 8% से हम थोड़ा देखिए बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि आपके पास जैसे मैंने यहाँ पे जो फिगर भरी हुई है वो 59,50,000 की भरी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में कर देती हूँ तो ईजी हो जाएगा बताना, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया 60 लाख। 60 लाख की आपकी ग्रॉस रिसीट्स है। अब 60 लाख की अगर ग्रॉस रिसीट्स है आपकी, तो उस पे 8% आपका प्रॉफिट 4,80,000 है। तो अब 4,80,000 यहाँ पे बच्चे, आप 4,80,000 से आपको ज्यादा ही भरना पड़ेगा, उससे कम नहीं भर सकते आप। अगर उससे कम भरोगे आप तो आप 44 AD में नहीं आओगे। और अगर आप पिछले साल में आप 44 AD में थे, तो इस साल आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैंने ये चीज आपको डिटेल में बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ।
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑडिट में आना पड़ेगा। अगर आप जो है वो अपना लॉस दिखाते हो या इससे कम क्लेम करते हो, तो यहाँ पर हमको 4,80,000 से ऊपर दिखाना है। तो मैं दिखा देती हूँ कि मेरा तो 5 लाख का प्रॉफिट है। बस यहाँ पर आपको इतना ही करना है, उनको आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और 4480 प्रेजेंटिव इनकम मैं कितना भरा था, 5 लाख भरा था ना। हाँ, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई हमारी प्रेजेंटिव इनकम ये हमारी 4480 में है क्या। तो भाई if income is less than 6% of AE, it is mandatory to have tax audit under। हाँ जी भैया, मैं यहाँ पर मैंने वो भर दी थी, 5 लाख भरी थी। इसको आपको 6% इसका दिखाना पड़ेगा आपको, किसका टोटल इसका 55 लाख का आपका 6% कितना हुआ, 3,30,000 मैंने भर दिया यहाँ पे 4 लाख। ठीक है, इसको मैं 9 लाख का आपने प्रॉफिट दिखा दिया और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हमने 9 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया 60 लाख के टर्नओवर पे। हमारे पास एक चीज खत्म हो गई 4480। अब हम आ जाते हैं प्रोफेशन पे। प्रोफेशन पे हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, प्रोफेशन पे आपको 50% एक चीज बताइए, बिजनेस में दिखाने के लिए वो जीएसटी रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी तब हो जाता है कि आपका टर्नओवर, जीएसटी की अपनी लिमिट्स होती है। जीएसटी की लिमिट्स ये होती हैं, जो मुझे लास्ट में याद है कि शायद 20 लाख से आपका ऊपर टर्नओवर होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। तो अगर आपने टर्नओवर दिखाया अपना 60 लाख रुपए और आपका जीएसटी से रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप वहां पे डिफॉल्ट में आ जाते हो, है ना। तो अपने को इस चीज से बच के चलना पड़ता है। आपको अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी लेते हो तो अब वो, मैंने अभी अपने सामने कोई ऐसे नोटिस देखे नहीं है, लेकिन आपको ऐसा डिफॉल्ट करना क्यों है? 20 लाख से कम मैम इसमें एक चीज और है ना कि जैसे 20 लाख से नीचे ही टर्नओवर था वो एज ए अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए, उसमें सर्च कर रहा है तो आपको जीएसटी नंबर की हमको जरूरत भी नहीं है ना। अगर अकाउंटिंग सर्विसेज की आपकी 20 लाख से नीचे हैं तो आपको तो जीएसटी नंबर की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो बिजनेस में सर्च नहीं कर रहा था, वो अकाउंटिंग तो बिजनेस नंबर दिखाइए ना उसको प्रोफेशन में दिखाइए। आप बिजनेस में क्यों दिखाएंगे, बिजनेस में तो आएगा भी नहीं, आपको भरना पड़ेगा 4480 है तो उसमें 50% टैक्स लग रहा था। हाँ, उसमें 50% देना पड़ेगा उसमें। फिर आप उसके, या फिर आप ऐसा कीजिए कि अपने पास अकाउंटिंग में दिखा के कोई बिजनेस दिखाइए, क्योंकि आपको अपने बैंक अकाउंट से मैच करनी है वो फिगर, है ना जी। आपका जो टर्नओवर होगा, आपके पास ग्रॉस रिसीट्स होंगी ना, ग्रॉस रिसीट्स आपकी, आप ये मेरे से क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हो ना क्योंकि आपकी जो रिसीट्स हैं वो 20 लाख के अंदर है, बैंक अकाउंट में है। अब आप चाहते हो कि अगर मैं प्रोफेशन दिखाऊंगा तो मेरे को ये प्रॉब्लम होगी कि भैया मेरे को 50% भरना पड़ जाएगा, इनकम 50% से ऊपर भरना पड़ जाएगा। तो आप एडीए में जाओगे मत ना, एडी में भर दो, 4480 में भर दो और अपना क्या दिखा दो, छोटा सा बिजनेस दिखा दो, तो आपके जो बैंक अकाउंट को जस्टिफाई भी कर जाएगा। लेकिन बस याद रखना कि जो आप हेड भरो उसको अगले साल भी वही भरो, फिर अगले साल आप अकाउंटिंग सर्विसेज में आ जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा पक्की होनी चाहिए। टीडीएस कटा है उस पे? जी टीडीएस कटा हुआ है। तो फिर तो आप फंस गए, अब आपको अकाउंटिंग इनकम ही दिखाना पड़ेगा। अभी तो अकाउंटिंग इनकम ही दिखाया है इस बार, तो फिर अकाउंटिंग इनकम दिखाइए और 50% से ऊपर टैक्स वाली 50% से ऊपर इनकम की दिखा दिए हैं, लेकिन वही लॉस हो रहा था इसलिए हम पूछ लिए थे। तो लॉस हो रहा तो फिर तो प्रॉब्लम क्या है, फिर काहे को परेशान हो रहे हो आप? नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए, अच्छा हाँ, तो फिर तो परेशानी थोड़ी सी हो भी सकती है। यहाँ पर हम आ जाते हैं एडीए में, जो हमारे सर अभी हमसे बात कर रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? विनय कुमार। हाँ जी, तो हमारे विनय कुमार यहाँ पे उनकी अकाउंटिंग से जो इनकम है उनकी ऑलरेडी क्या कटा है बच्चे, उनका टीडीएस कटा हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो आपकी प्रोफेशनल इनकम होती है उसमें 194J में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, और आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो आपकी एआईएस में आ जाएगा, आपके 26AS में आ जाएगा। 26AS में जैसे ही आपका आएगा तो आपको ऑलरेडी क्लेम तो करना ही है क्योंकि आपने टैक्स भर के आए हो आप, और आपका वो उसमें समरी में आ गया है, तो आप उससे डेविएट नहीं हो सकते, आपको दिखाना ही पड़ेगा। दिखा दिए इस बार। मैंने अपना बिजनेस दिखाया, मैं यहाँ पे प्रोफेशन दिखा दूंगी। प्रोफेशन में आप बिजनेस कोड बोल रहे थे, आपको यहाँ पे अकाउंटिंग बिजनेस, आप, मैं ये पूरी लिस्ट नहीं बता रही हूँ कि बिकॉज आपका जो भी है, आपका जिस भी बिजनेस है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे आपको प्रोफेशन में भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नेम, आपका बिजनेस कोड, आपकी अकाउंटिंग सर्विसेज है, आप यहाँ पे निकाल लीजिए आपकी अकाउंटिंग सर्विसेज हैं। मुझे नंबर याद नहीं है, ये आपका नहीं इसमें है मैम, दिख रहा है, ये आ गया 16002। ठीक है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन। डिस्क्रिप्शन दे दीजिए
अपने पास ग्रॉस रिसीट भर दीजिए, आपने जो कैश में अमाउंट रिसीव किया है, चेक में रिसीव किया है, 50% आपको दिखाना पड़ेगा ओवरऑल, उससे ऊपर भरना पड़ेगा। अगर आपकी, जैसे आप बता रहे हो कि आपकी 20 लाख की वो है ग्रॉस रिसीट्स है, तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट क्लेम करना पड़ेगा। और अगर आप 10 लाख का प्रॉफिट क्लेम नहीं करना चाहते हो, आपको लॉस है और आप पिछली बार 44 एडी में दिखा चुके हो, तो एडीए में दिखा चुके हो, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। इसमें मैम कुछ पैसा मेरा खुद के ही दूसरे मतलब वाइफ के अकाउंट से ट्रांसफर किया, तो वो भी इनकम में शो करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपकी वाइफ से अकाउंट में ट्रांसफर कराए तो आप एंट्री वापस क्यों नहीं करे भाई? उसको लोन दिखा दो। अच्छा, उसको लोन दिखा है। उन्होंने आपको आपकी श्रीमती जी ने आपको लोन दिया है, बस आप बैलेंस शीट में ये शो कर दो, खत्म। इनकम जो होगी आपकी हो, है ना? ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर हमने कहा आपको 44 एडी बताया। 44 एडी में आपको यहाँ पे दिखाना है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 एडी एडीए 50% ऑफ 1, 50% ऑफ 1 भैया ये आपका पूरा है। इसका आपको टोटल का आपका 20 लाख की आपकी ग्रॉस रिसीट्स है, आपको 10 लाख मिनिमम आपको क्लेम करना पड़ेगा कि हमारा इतना प्रॉफिट है। आप 11 लाख कर सकते हो, 9 लाख करोगे आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ। किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम, हाँ जी मैम, बताइए। मैम इसमें कैपिटल गेन्स शो करने का तो कोई कॉलम नहीं है ना? कैपिटल गेन ITR 4 में हम ITR 4 में कैपिटल गेन शो नहीं करते, ITR 3 में कर सकते हैं, ITR 2 में कर सकते हैं, लेकिन ITR 2 में हमारे साथ प्रॉब्लम है कि उसमें बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं आती है, तो अकॉर्डिंगली अपना ITR सिलेक्ट बिल्कुल सोच समझदारी से करें। अगर किसी ने नहीं शो किया तो, डिफेक्टिव हो जाएगी। 4 भर दिया तो? ITR 4 भर दिए तो आप नोटिस क्लियर किया रही है, फिर और क्या? अच्छा, मैं लास्ट ईयर किसी से भरवाया था तो उसने ITR 4 ही भर दिया था, बट वो तो प्रोसेस भी हो गया था, रिफंड भी आ गया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ये अच्छी बात है, लेकिन वैसे आ जाती है, आती ही है, लेकिन नहीं आई थी तो आपका गुड लक है। हाँ, इसलिए मैंने इस बार ITR 3 भरा है। बस वेरी गुड। अपने तरफ से हमको बोनाफाइड रहना है, बाकी गलती हो गई तो इंसान ही है, क्या कर सकते हैं। ओके मैम। गुड्स कैरेज में आपको नेचर ऑफ बिजनेस बता के आपको सिर्फ इतना करना है, मैंने आपको बताया था वेट वाइज इसमें इनकम अपनी शो करनी होती है। वेट वाइज 1000 रुपीज पर मीट्रिक टन आपको शो करना होता है। तो जितने मीट्रिक टन के आपके व्हीकल्स होंगे, याद रखिए कि आपके व्हीकल्स जो है वो 10 से कम होने चाहिए, 10 से कम होने चाहिए, आपको 1000 रुपीज पर मीट्रिक टन आप क्लेम कर सकते हो। सैलरी इंटरेस्ट टू पार्टनर्स इसलिए दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हो। आपका आगे दिया प्रिजम्पटिव इनकम, एक मिनट, वो आपकी डायरेक्ट ही आ जाएगी और कुछ भी नहीं। यहाँ पर ये जो बोलते हैं ना सैलरी इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, जब यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्लैरिटी के लिए कि जो हमारी अगली ITR भरेंगे उसमें मैं आपको पार्टनरशिप फर्म का इनकम कैलकुलेट करना सिखाऊंगी और उसको फाइलिंग सिखाऊंगी। ठीक है, तो उसमें बच्चे क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप से आपको कोई इंटरेस्ट या सैलरी मिलती है तो आपकी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है। मैम ये पर मैट्रिक टन वाला का एक पर कैलकुलेशन बता दीजिए ना, वो क्या, जैसे 4 गाड़ियां हैं 3.5 टन एक पे लोड होती अभी है। अगर एक गाड़ी कितने टन का बोझा उठा सकती है, जितने भी टन की बोझा उठा सकती है, सुनिए बता देती हूँ आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक गाड़ी आपका, आपने बोला कि आपका 4000 मीट्रिक टन का खर्चा उठा सकती, 4000 मीट्रिक टन उठा सकती है, ठीक है जी। 4 मीट्रिक टन का, मीट्रिक टन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, नहीं, 4 मीट्रिक टन उठा सकती है, ठीक है, या आपने बोला 3.5 मीट्रिक टन उठा सकती है। मैं एक मिनट यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दूं जी। हाँ जी, तो मैंने बोला था आपको कि अगर आपका व्हीकल जो है वो 3.5 आपने बोला मीट्रिक टन है ना, आपका 3.5 मीट्रिक टन है, तो आपको कैसे कैलकुलेशन दिखानी है कि आपको 1000 रुपीज पर मीट्रिक टन आपको आपकी प्रेजेंटिव इनकम है, तो आपकी 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3.5 3500 आपकी इनकम है इतनी, ठीक है। और ये इनकम होगी आपकी पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अंडरलाइन वेट ऐसा केस में भी, और पार्ट ऑफ द, ठीक है, ये आपकी पर मंथ की इनकम होगी। आप इसे 12 महीने का बता देंगे तो आपकी कितने की होगी, 3500 इंटू 12, वन टाइम का है ना? हाँ, ये वन टाइम का है 42,000। तो ये हो गया हमारा हैवी व्हीकल्स के लिए जी, ठीक है। एक इसमें होते हैं लाइट वेट व्हीकल्स भी होते हैं। लाइट वेट व्हीकल्स जैसे मतलब वो चलते हैं ना छोटे हाथी टाइप, मतलब यहाँ पे यूपी में कहते हैं छोटे हाथी, अब मुझे नहीं पता कि हैवी वेट और लाइट वेट को कैसे उन्होंने वो किया है।
लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो लैंग्वेज है वो यही कहती है कि आपका अगर लाइट व्हीकल है या फिर इसे कह सकते हो कि अदर देन गुड्स व्हीकल है, अदर देन हैवी वेट व्हीकल है, तो इसको मान के अदर देन बोल देती हूँ मैं, अदर देन जो मैं ऊपर बता रही हूँ उससे अलग है आपका व्हीकल, हैवी व्हीकल से अलग है आपका व्हीकल, तो आप क्लेम करोगे क्या 7500 पर मंथ, 12 टोटल 12, ये आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो। मिनिमम कर दोगे आप 7500 इंटू 12, ये हो गया आपका 90,000। ये आपकी इनकम होगी। आपकी हैवी वेट से आपकी मिनिमम इनकम कितनी है? 4,20,000 एक व्हीकल से, और अदर देन हैवी व्हीकल से आपकी 90,000 ये एक व्हीकल से। तो जितने भी आपके व्हीकल हैं आप उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए ये। लेकिन आपको 44 AE आपको क्लेम करने के लिए क्या होता है बच्चे, आपको 10 व्हीकल से आपके कम होने चाहिए, 10 से कम है, 4 है। हाँ, तो बस आपको ऐसे करना है। इसमें एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं ये पूरा नहीं होते हैं। आपका यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो है कि आपकी हायरिंग लीजिंग ऑफ सच गुड्स कैरेज, आपने अगर फ्लाइंग हायरिंग के लिए यूज कर रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो। आपका ये मेन मोटिव जो है वो ट्रांसपोर्टर्स का वो होना चाहिए क्या, लीजिंग ऑफ सच गुड्स कैरेज, मतलब आपके ट्रांसपोर्टेशन में वो यूज होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में वो अगर यूज होते हैं तो और 10 व्हीकल से कम है तो आप 44 AE क्लेम कर सकते हो। 44 AE में आपके पास ये है कि आपको मिनिमम कितनी इनकम दिखानी पड़ेगी, जैसे 44 AD में और ADA में कर रहे थे, ठीक है। तो AE में आपको दिखानी है कितनी, जो आपका हैवी वेट व्हीकल है, जो हैवी गुड व्हीकल है उसमें दिखानी है 1000 रुपीज पर टन, सॉरी, ठीक है। और ये यहाँ पर जो मैंने बोला कि पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, अगर आप किसी महीने में 10 महीने 10.5 महीने चलाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है 11 महीने, 10.5 मंथ्स नहीं होगा, होल मंथ्स को काउंट करना होगा। आपने 9 महीने 3 दिन काउंट किया है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 महीने, ठीक है। आपने 10 महीने 4 दिन काम किया है तो 11 महीने, होल नंबर आपको लेना पड़ेगा। और ऐसे ही इसमें भी आपको होल नंबर लेना पड़ेगा, मतलब महीने का होल नंबर लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके आप अपनी मिनिमम इनकम बताइए। उससे ऊपर कर सकते हो, उससे कम नहीं जा सकते। ये हमारा 44 AD। अब मैं जाती हूँ अपने पास वापस पोर्टल पे। आपको समझ में आया जो भी पूछ रहा था? मैं समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं अपने पास वापस पोर्टल पे। अच्छा, इस ITR में इससे ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। इन्हीं 3 सेक्शन पे, इन्हीं 3 बेसिक आपके इनकम सोर्सेज की वजह से, 3 बेसिक इनकम सोर्स की वजह से, कौन सी मैंने बताया आपको, बिजनेस प्रोफेशन में प्रिजम्पटिवली आप इनकम क्लेम करना चाहते हो, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का आपके पास बर्डन नहीं है। आप बर्डन फ्री होकर सिर्फ 6%, 8%, 50%, और मैंने आपको बताया 1000 पर टन जो है, या 7500 पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ वाइज आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इतनी आपको मिनिमम अपनी इनकम बतानी है, डिक्लेयर करनी है, और आप इसके रिटर्न को भर दीजिए। तो आपका यहाँ पे 31 जुलाई से पहले नॉन ऑडिट वाले बिजनेस इनकम वाले विद प्रिजम्पटिव इनकम ITR 4 भरेंगे, ठीक है। हमारा ITR 4 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मैं इस क्लास के डाउट, अगर ITR से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हम नेक्स्ट क्लास में आफ्टर क्लास लेंगे। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय। आई होप आप लोगों के लिए क्लास वो एडिशनल पॉइंट्स लेके आई होगी, ठीक है। एडिशनल लर्निंग आपके लिए आई होगी। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।